हेलो गधास। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स। इन दिस चैप्टर वील सी कि कैसे उनके आइडियाज़ को ओरली, रिटन, आर्किटेक्चर में और स्कल्पचर में दिखाया जा रहा था। अब हर चीज़ में वही घिसा पिटा सवाल, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? तुझे कैसे पता ना चला कि हिस्टोरियन क्या यूज कर रहे थे? तुझे कैसे पता ना चला कि हिस्टोरियन क्या यूज कर रहे थे? तो ये हमें टेक्स्ट से पता चला, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट और बुद्धिस्ट टेक्स्ट से, और इन टेक्स्ट के अलावा उस टाइम की बची हुई मॉन्यूमेंट्स और इंस्क्रिप्शन से। उस टाइम के बचे हुए मॉन्यूमेंट्स में से सबसे अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड है सांची स्तूपा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सांची भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम बताती हैं कि भोपाल में कुछ बहुत फेमस एंशियंट बिल्डिंग्स हैं जो भोपाल के नॉर्थ ईस्ट में कुछ 20 मील दूर सांची खाना खेरा नाम के एक छोटे से विलेज है, वहाँ पे हैं। शाहजहां बेगम बताती हैं कि उन्होंने वहाँ स्टोन से बनी हुई चीज़ें देखी, बुद्धा की मूर्ति देखी और एक बहुत पुराना गेटवे देखा। ये सब मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम को बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा और वो यहाँ कई हफ्ते रहे और इन सब चीज़ों को उन्होंने एग्जामिन किया और अपनी इन्वेस्टिगेशंस को उन्होंने एक इंग्लिश वर्क में पब्लिश किया। 19th सेंचुरी में यूरोपियंस सांची स्तूपा में बड़ी दिलचस्पी दिखा रहे थे। इनफैक्ट जो फ्रेंच थे वो शाहजहां बेगम से परमिशन मांगने गए थे कि वो ईस्टर्न गेटवे को फ्रांस ले जाएं, क्योंकि उन्हें उसको एक फ्रांस के म्यूज़ियम में डिस्प्ले करना था। एक टाइम पे इंग्लिशमैन भी यही करना चाहते थे, बट एट द एंड फॉर्चुनेटली दोनों इंग्लिश और फ्रेंच प्लास्टर कॉपी से खुश हो गए और ओरिजिनल गेटवे भोपाल में ही रहा। भोपाल की रूलर शाहजहां बेगम और उनकी सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम ने इस साइट की प्रेजर्वेशन के लिए पैसे दिए थे। जब जॉन मार्शल ने सांची को इन्वेस्टिगेट किया और उस पर वॉल्यूम्स लिखी तो उन्होंने अपनी वॉल्यूम्स सुल्तान जहां बेगम को डेडिकेट करी। अब तुम कहोगे कि जब दोनों ने पैसे दिए थे तो सिर्फ सुल्तान जहां बेगम को ही क्यों? तो वो इसीलिए क्योंकि इस साइट को प्रिजर्व करने के लिए तो उन्होंने पैसे दिए ही थे, इसके अलावा उन्होंने वहाँ जो म्यूज़ियम था उसे भी फंड करा और जहाँ जॉन मार्शल रहते थे उस गेस्ट हाउस को भी फंड किया, और इतना ही नहीं, उन्होंने उनकी बनाई हुई वॉल्यूम्स को भी फंड किया। समझे? तुम में और सुल्तान जहाँ बेगम में क्या अंतर है? क्यों उनका बंदा पट गया लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा? क्योंकि Same same but different. No money, no honey. Good boy goes to heaven. Bad boy goes to Bangkok. खैर, बैंकॉक जाने लायक पैसे तो हों। तो अगर ये स्तूपा बचा है तो इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, और फॉर्चुनेटली इस पे रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स या किसी और यूरोपियन म्यूजियम में ले जाने वालों की नज़र भी नहीं पड़ी। आज इस जगह को प्रिजर्व करता है ASI, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब इस मॉन्यूमेंट का आखिर क्या सिग्निफिकेंस है? इसको क्यों बनाया गया है? इसके अंदर क्या है? इसके चारों तरफ पत्थर की रेलिंग क्यों बनी है? और आखिर इसको किसने बनाया और किसने इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे दिए? बताओ। India wants to know. तो इंडिया वालों, इन सवालों को हम अगले पार्ट में देखेंगे, इसीलिए ज़रा इन सवालों को कुछ देर अपने गले में ही दबा लो, जैसे इन्होंने अपना करियर गले में ही दबा लिया। अब मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE यानी 500s के अराउंड का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं द टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस समय बहुत सारे थिंकर्स इमर्ज हुए, जैसे ईरान में ज़ाराथस्ट्रा, चाइना में कॉन्गजी, ग्रीस में सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल, और इंडिया में महावीर और बुद्ध। उन्होंने जीवन की मिस्ट्रीज़ को और ह्यूमन बींग्स और आउटर वर्ल्ड के बीच के रिलेशन को समझा। इस टाइम गंगा वैली में न्यू सिटीज़ और किंगडम्स का भी डेवलपमेंट हो रहा था। ऋग्वेदा को कंपाइल करा गया circa 1500 और 1000 BCE के बीच में। इसमें जो स्तोत्र होते हैं उनको यज्ञ यानी सैक्रिफाइस के टाइम पढ़ा जाता है। इसके अलावा
कैटल, सन्स, गुड हेल्थ और लॉन्ग लाइफ के लिए जब प्रे करते हैं तो इनका उच्चारण किया जाता है। ये जो स्त्रोत हैं ये बहुत सारे देवताओं की स्तुति में होते थे, जैसे अग्नि, इंद्र और सोम। पहले जो यज्ञ होते थे वो कलेक्टिवली सब लोग करते थे, लेकिन बाद में 1000 BCE के बाद हाउस होल्ड के जो हेड होते थे वो सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते थे। अब उपनिषद्स को पढ़ के हमें ये पता चला है कि लोगों की बड़ी उत्सुकता थी अपने जीवन के बारे में, मरने के बाद की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में और रीबर्थ के बारे में। काफ़ी सारे डिस्कशंस और डिबेट्स हमने बुद्धिस्ट टेक्स्ट में देखे हैं, जहाँ पे 64 सेक्ट्स हैं। इनसे हमें पता चलता है कि टीचर्स प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करते थे और लोगों को अपनी फ़िलॉसफी के बारे में कन्विंस करते थे। डिबेट्स होते थे कुटाग्रशाला में, और अगर एक फ़िलॉसफर अपने राइवल को अपनी फ़िलॉसफी से कन्विंस कर लेता था तो वो राइवल भी उनका डिसाइपल बन जाता था। अब बहुत सारे टीचर्स इंक्लूडिंग महावीरा और बुद्धा ने वेदास की अथॉरिटी को क्वेश्चन किया। उन्होंने इस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया कि जीवन के दुखों से मुक्ति हर कोई पा सकता है, बल्कि ब्राह्मण्स ये मानते थे कि मुक्ति के लिए जेंडर और कास्ट मैटर करता है। द मैसेज ऑफ महावीरा। तो जैनों में होते हैं 24 तीर्थंकर, यानी वो टीचर्स, वो गुरु जो सबको जीवन से पार कराते हैं, और 24th तीर्थंकर है महावीरा। जैनों की बेसिक फिलॉसफी महावीर के जन्म से पहले से चल रही है। जैनिज्म कहता है कि ये पूरी धरती पे हर चीज़ में प्राण है, हर चीज़ एक लिविंग ऑब्जेक्ट है। हिंसा एक पाप है। तुम्हारा अभी का जन्म और अगला जन्म सब तुम्हारे कर्म पे डिपेंड करता है, इसीलिए अच्छे कर्म करो। इस दुनिया से मुक्ति पाने के लिए और स्वर्ग जाने के लिए त्याग और तपस्या की ज़रूरत है। इसके अलावा 5 नियम बताता है। तो बेसिकली एक जैन होने के नाते मैं तुम्हारी लाइफ इजी करना चाहती हूँ। जैनिज्म में 5 पाप बताए हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। हिंसा यानी किसी भी चीज़ को मारना, झूठ यानी सच ना बोलना ऑब्वियसली, चोरी यानी कुछ चुराना, कुशील यानी किसी पराई स्त्री या पराये पुरुष को गलत नज़रों से देखना, और परिग्रह यानी अननेसेसरी चीज़ें और धन इकट्ठा करना। इसमें से कुछ भी एक फॉलो करने की हिम्मत तो करो। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती यार। अब कल की ही बात ले लो, मेरी हिम्मत तो देखो, मैंने ये वीडियो एंड तक देख ली। हाय लकी जी, आप जल्दी यहाँ से जाइए, नहीं तो मम्मी देख लेंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा। अरे बेटा, ये कौन है? माँ, ये सब्जी वाला है। सब्जी वाला? किस एंगल से सब्जी वाला लग रहा है? नहीं माँ, ये गैस रिपेयरिंग के लिए आए हैं। लेकिन हमारे गैस में तो कोई खराबी नहीं है। माँ, बाकी का बात हम बाद में करेंगे। लकी जी अंदर आइए। अरे सुनो तो। लकी जी, आप बिना बताए घर पे क्यों आए? अरे तुम दोनों ने ही तो परेशान कर दिया था कि शादी की बात करिए, शादी की बात करिए। मैं उसी के लिए आया था। लकी जी, आप ऐसे कैसे आ गए? हम आपको क्या जवाब देंगे? मैं जा रहा हूँ तुम दोनों की माँ से बात करने। अरे ये सब क्या हो रहा है, बताओगे भी मुझे? माँ, वो मिलकर क्या बोले क्या तुम लोग का कुछ भी नहीं हो सकता, तुम लोग हमेशा गिरते ही रहते हो। अब धीरे धीरे जैनिज्म इंडिया के कई पार्ट्स तक धीरे धीरे स्टेप्स चढ़ता गया और धीरे धीरे स्प्रेड होता गया। जैन स्कॉलर्स ने बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसके बारे में लिखा, जैसे संस्कृत, तमिल और प्राकृत। इसके अलावा जैनों से संबंधित कई स्कल्पचर्स को भी उनके डिवोटीज़ ने बनाया। अब इस टाइम कुछ बहुत इन्फ्लुएंशियल टीचर्स में से एक थे बुद्धा। इनके मैसेजेस सेंट्रल एशिया से चाइना, कोरिया, जापान और श्रीलंका से म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया तक स्प्रेड हुए, और इनके बारे में हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट और हैगियोग्राफीज से पता चला है। हैगियोग्राफीज किसी सेंट या गुरु की बायोग्राफीज को कहा जाता है। अब क्योंकि ये उन्हीं के डिवोटीज़ ही लिखते हैं तो वो तो उनकी तारीफ़ ही करेंगे, कुछ बुरा तो बताएंगे नहीं, तो इसीलिए ये पूरी तरह से सही नहीं होती हैं।
अब स्टोरी टाइम। बुद्धा का नाम था सिद्धार्थ। ये एक साक्या क्लैन के चीफ के बेटे थे। इनकी बहुत शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग थी। एक दिन उन्होंने अपने रथ यात्री को उनको बाहर घुमाने को बोला। अपनी बाहर की यात्रा में उनको लाइफ की हार्श रियलिटीज़ के बारे में पता चला। उन्होंने पहले एक बूढ़ा आदमी देखा, फिर एक बीमार और फिर एक मरा हुआ आदमी। इससे उन्हें ये समझ आया कि जो बॉडी है एक दिन इसका विनाश होना ही है, और उन्होंने संन्यास लेने का डिसाइड कर लिया। उन्होंने अलग अलग पाथ चूज़ किए, जिसमें से एक था अपनी बॉडी मॉर्टिफिकेशन, यानी अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्चर करना, जिसके चलते वो मरते मरते बचे। इन सब भयानक मेथड्स को छोड़ के फिर उन्होंने मेडिटेशन करी और फिर फाइनली उनको इनलाइटनमेंट हुआ, यानी वो लास्ट स्पिरिचुअल स्टेज में आ गए। और अपनी बची हुई लाइफ में उन्होंने बाकियों को एक आइडियल जीवन जीने की सीख दी, जिसे धम्मा कहते हैं। बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में हमें स्टोरीज से पता चलता है जो मेनली सुत्ता पिटाका में मिली। कुछ स्टोरीज़ बुद्धा की मिराक्युलस पावर्स के बारे में बताती हैं, तो कुछ स्टोरीज़ बताती हैं कि बुद्धा लोगों को रीज़न से कन्विंस करते थे रादर दैन कोई सुपरनैचुरल पावर दिखा के। जैसे कि जब एक महिला रोते हुए अपने बेटे की डेथ के बाद बुद्धा के पास आई, तो बुद्धा ने ना कि जादू करके उनके बेटे को ज़िंदा करा, बल्कि उस महिला को समझाया कि डेथ को कोई नहीं रोक सकता और एक ना एक दिन सबको जाना ही है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ये जो वर्ल्ड है वो ट्रांजिएंट है, यानी कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, जिसे बोलते हैं अनिका। इस वर्ल्ड में सब सोललेस है, कुछ परमानेंट नहीं है, जिसे अनाटा बोला गया। और दुख यानी सौरो इस दुनिया में इंट्रिंसिक है। फॉलोअर्स। अब कैसे धीरे धीरे बुद्धा के फॉलोअर्स बढ़े। बुद्धा ने संघ बनाया जिसमें वो लोग थे जो धम्मा के टीचर्स बनना चाहते थे और उसे और आगे तक स्प्रेड करना चाहते थे। ये लोग सिंपली रहते थे और सिर्फ वही रखते थे जो नेसेसरी है, जैसे एक कटोरा जिसमें वो दिन में एक बार खाना खाते थे। अब क्योंकि ये दान पर डिपेंडेंट थे तो इनको भिक्खूज बोला जाता था। पहले संघ में सिर्फ लड़के अलाउड थे, विमेन अलाउड नहीं थी, लेकिन फिर बाद में विमेन भी अलाउड हो गई। ये सब हुआ आनंदा, जो बुद्धा की एक डिसाइपल है, उनके कारण। पहली विमेन जो भिखुनी बनी थी वो थी बुद्ध की दाई माँ महाप्रजापति गुतामी। बहुत सारी विमेन धम्मा की टीचर्स बनी और थेरीज यानी ऐसी विमेन जिन्हें निर्वाण मिल गया है। एक संघ की फंक्शनिंग गानाज और संघ की परंपराओं पे बेस्ड थी, और अगर वो नहीं तो डिसीजंस वोट्स पे लिए जाते थे। बुद्धिज़्म दोनों बुद्धा की लाइफ टाइम और उनके मरने के बाद स्प्रेड हुआ। बुद्धिज़्म की तरफ लोग इसीलिए आए क्योंकि बुद्धिज़्म का एम्फेसिस कंडक्ट और वैल्यूज़ पे था, ना कि सुपीरियॉरिटी और सुपरनैचुरल पावर्स पे। और बुद्धिज़्म कहता था कि जो आपसे छोटे हैं और आपसे वीक हैं उन्हें फेलो फीलिंग यानी मेटा और करुणा यानी कंपैशन दिखाना चाहिए। अब होमवर्क क्वेश्चन। Dash often praise the saints' achievements and may not always be literally accurate. The rest of the chapter we'll be doing in the second part. So if you don't want to miss the second part, make sure you subscribe to the channel. And if you enjoyed the video, please share it with your friends. I'd be really happy.